हेलो एवरीवन। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर एसआर और आप सुन रहे हैं एक रिश्ता ऐसा भी। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो अनाया की दादी होती हैं वो अनाया के लिए एक लड़की पसंद करती हैं। और जब सुबह अनाया ऑफिस जा रही होती है तो जो अनाया की दादी होती हैं वो अनाया को सारी बात बताती हैं और उसे शाम को जल्दी घर आने के लिए बोलती हैं। जो अनाया होती है उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी दादी की ज़िद के आगे उसे भी अपनी दादी की बात माननी पड़ती है। जब शाम को ऑफिस का टाइम ओवर होता है तो अनाया के पास उसकी दादी का कॉल आता है। और जो अनाया होती है उसका मन तो नहीं था घर जाने का, लेकिन वो अपनी दादी की बात मान लेती है और अपना सारा काम जल्दी से ख़त्म करती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। अब आगे जो अनाया होती है वो भी अपना सारा काम ख़त्म करती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जो अनाया होती है वो अपने घर पहुंच जाती है। वो गाड़ी से उतरती है और जैसे ही घर के अंदर जाती है ना, तो वो देखती है कि हॉल में ही 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 मिडिल एज हस्बैंड वाइफ हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी हुई है जिसकी उम्र 25-26 साल होगी, शायद उनकी बेटी। उन तीनों के साथ ही दादी और रिया भी बैठे होते हैं, जो उन तीनों से बातें कर रहे होते हैं। जो अनाया होती है वो अंदर आती है और वो चुपचाप आकर सोफे पे बैठ जाती है। जो दादी होती है वो जैसी अनाया को देखती है वो अनाया को पास बुलाती है। जो अनाया होती है वहाँ पे सोफे पे आकर बैठ जाती है। जो दादी होती है वो सबसे अनाया को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। जो दादी होती हैं वो अनाया से कहती हैं, अनाया इनसे मिलो, ये है मिस्टर संजय, उनकी वाइफ रुचि और उनकी बेटी नताशा। जो दादी होती हैं वो ऐसे ही सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। थोड़ी देर और इन लोगों की ये बातें जो होती हैं वो चलती हैं। थोड़ी देर बाद जो दादी होती है वो नताशा के मॉम डैड से कहती है, तो बताइए भाई साहब, क्या फ़ैसला है आपका? अब तो आप लोग अनाया से भी मिल चुके हैं, तो क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? इससे पहले कि नताशा के मॉम डैड कोई बात कहते, दादी के सवाल का कोई जवाब देते, जो अनाया होती है वो बीच में बोलती है और कहती है कि रुकिए दादी, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले मैं इनसे एक बार अकेले में बात करना चाहती हूँ। तभी जो नताशा होती है और उसके जो मॉम डैड होते हैं वो अनाया की तरफ देखते हैं। जो अनाया के मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको बात करनी है तो आप कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अनाया होती है वो अपनी बात बोलकर खड़ी हो जाती है और वहाँ से गार्डन की ओर चली जाती है। जो नताशा की मॉम होती हैं वो भी नताशा को जाने का इशारा करती हैं। जो नताशा होती है वो भी वहाँ से खड़ी होती है और अनाया के पीछे पीछे चली जाती है। अब अनाया और नताशा दोनों गार्डन में होते हैं। जो अनाया होती है वो नताशा के सामने आती है और सीधा उससे बात करती है। जो अनाया होती है वो कोई इधर उधर की बात नहीं करती, वो सीधा मुद्दे पे आती है और नताशा से कहती है, तो बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? क्या वजह है? जो नताशा होती है वो बहुत सॉफ्टली जवाब देती है, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जो अनाया होती है वो नताशा से कहती है, आर यू सीरियस? तुम सच में मुझे पसंद करती हो? आई मीन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी जो नताशा होती है वो कहती है कि यही सच है, मैं आपको पसंद करती हूँ। जो अनाया होती है वो फिर नताशा से कहती है, लेकिन क्यों? तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? तभी जो नताशा होती है वो अनाया से कहती है, इस क्यों का तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा से आपको अपना आइडल माना है। मैं हमेशा से आपकी तरह एक फेमस बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी, आप ही की तरह। और आपको आइडल मानते मानते, आपके दिखाए रास्ते पर चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि कब आप मेरी आइडल से मेरा प्यार बन गई। सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और जब ये बात मैंने अपने मॉम डैड को बताई तो उन्हें भी इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी,
इनफैक्ट वो काफ़ी खुश थे कि मैंने अपने लिए एक सही इंसान को चुना है। इसीलिए तो मेरे मॉम डैड खुद मेरे साथ चलकर यहाँ पे आए हैं आपसे रिश्ते की बात करने। तभी जो अनाया होती है वो नताशा से कहती है, या तो तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो या फिर तुम्हें मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही गलतफहमियाँ हैं। जब अनाया ये बात बोलती है ना, तो नताशा को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आता। और जो नताशा होती है वो अनाया से कहती है कि क्या कहा आपने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी जो अनाया होती है वो कहती है कि छोड़ो, कुछ नहीं कहा मैंने। इतना बोलकर जो अनाया होती है ना, वो नताशा की कमर पे अपना हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ पुल कर लेती है। जब अनाया ऐसा करती है ना, तो जो नताशा की बॉडी होती है ना, वो सीधा आकर अनाया की बॉडी से लगती है और इन दोनों की बॉडी जो होती है ना वो टच हो रही होती है। तभी जो अनाया होती है वो नताशा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं दोबारा तुमसे पूछ रही हूँ, आर यू श्योर कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए मुझसे शादी करना चाहती हो। तभी जो नताशा होती है वो भी अनाया की आंखों में आंखें डालती है और उससे कहती है कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जब नताशा ये बात बोलती है ना, तो जो अनाया होती है ना, वो अपने फेस को अनाया के फेस के करीब लाने लगती है। अब इन दोनों के फेस जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा करीब थे। अनाया की नोज़ और नताशा की नोज़ जो होती है ना वो टच हो रही थी। नताशा को लगता है कि जो अनाया है वो अब उसे किस करेगी, तो नताशा जो होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो अनाया होती है वो नताशा की एक एक हरकत को ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही होती है। जो अनाया होती है वो नताशा के बहुत ज़्यादा करीब होती है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा करीब होती है ना कि इन दोनों को एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के फेस पर फील हो रही होती है। तभी जो अनाया होती है वो नताशा की कमर पर से अपना हाथ हटाती है, एकदम से नताशा से 2 कदम पीछे हो जाती है और नताशा से कहती है, आई थिंक अब हमें अंदर चलना चाहिए, सब लोग हमारी वेट कर रहे होंगे। जब अचानक से अनाया नताशा से दूर होती है, तो जो नताशा होती है वो अपनी आंखें खोल देती है। उसे कुछ समझ नहीं आया होता कि अनाया ने अभी क्या किया। वो अनाया को काफ़ी कंफ्यूज नज़रों से देख रही होती है। जो नताशा होती है वो अनाया की तरफ देख ही रही होती है कि तभी जो अनाया होती है वो नताशा से कहती है, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करने लग जाती है। जो नताशा होती है वो थोड़ी देर तो अनाया को देखती है, उसके बाद वो अंदर चली जाती है अपने मॉम डैड के पास। जो अनाया होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और अपने सिक्योरिटी चीफ़ को फ़ोन करती है। थोड़ी देर में एक आदमी वहाँ पे आता है जिसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में होगी। उसका नाम होता है रजत। ये अनाया का सिक्योरिटी चीफ था। बहुत कम लोग थे अनाया के पास जिन पर अनाया यकीन करती थी और रजत उनमें से एक था। रजत काफ़ी टाइम से अनाया के साथ काम कर रहा था और वो अनाया का बहुत ही ज़्यादा वफादार था। जो अनाया होती है वो रजत से कहती है, नताशा के बारे में पता लगाओ, उसकी सारी डिटेल मुझे चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे नहीं लगता कि ये जितनी अच्छी बन रही है उतनी अच्छी ये है भी। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो रजत होता है वो भी वहाँ से चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर इन लोगों की और बातें होती हैं। जो नताशा होती है वो अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। नताशा और उसकी फैमिली तो वहाँ से चली जाती है। उन सब के जाने के बाद जो अनाया होती है वो अपनी दादी से कहती है, ये सब क्या है दादी, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे शादी नहीं करनी, और आप हैं कि आपने मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या होता है ना कि नताशा के मॉम डैड को अनाया काफ़ी पसंद आई होती है।
तो उन लोगों ने जाने से पहले अनाया और नताशा का रिश्ता पक्का कर दिया होता है और उन लोगों ने दादी से बोला होता है कि वो पंडित जी से बात करेंगे और सगाई का एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन्हें बता देंगे। और दादी ने भी बोला होता है कि वो भी पंडित जी से इस बारे में बात करेंगी। जो अनाया होती है वो इसी बात पे अपनी दादी से बात कर रही होती है। जो दादी होती है वो अनाया से कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुझसे बोल दिया ना, तुझे शादी करनी है तो मतलब करनी है, और वैसे भी अब रिश्ता पक्का हो चुका है, तो अब तो तू पीछे नहीं हट सकती, समझी। और वैसे भी अनाया, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे तो बहुत पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी। अपने उस नालायक बेटे को तो मैं नहीं सुधार पाई, लेकिन अपनी पोती को तो सुधार ही सकती हूँ ना। और तुम्हें सुधारने का ना सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जब तुम्हारी बीवी आएगी ना, तो तुम्हारी हरकतें खुद ब खुद ही अपने कंट्रोल में आ जाएंगी। जब जिम्मेदारी का एहसास होता है ना, तो इंसान खुद ब खुद सुधर जाता है। जो अनाया होती है वो अपनी दादी की बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है, क्योंकि उसे शादी करनी नहीं थी। तभी जो दादी होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट वॉइस में अनाया से कहती है, अनाया, अब तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका है और मैं कल ही पंडित जी से बात करूँगी और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूँगी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना, अब एक लड़की का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ने वाला है। सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि एक लड़की की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जुड़ने वाली है। तो ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसकी वजह से मेरा सर नताशा के घर वालों के सामने झुके। तुम समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब क्या है। जो अनाया होती है अपनी दादी से कहती है, सो व्हाट, आप क्या चाहती हैं दादी, कि मैं उस लड़की के लिए खुद को चेंज कर लूँ? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं खुद को कभी किसी के लिए चेंज नहीं करूँगी। जो दादी होती है वो अनाया से कहती है, मैं तुम्हें खुद को चेंज करने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ अनाया, मैं तुमसे सिर्फ इतना बोल रही हूँ अनाया कि तुम्हारी कुछ हरकतें हैं जिन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। जो दादी होती है वो ऐसे अनाया को समझा रही होती है, लेकिन जो अनाया होती है उसे दादी की बातों से काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। एक तो अनाया को शादी के नाम से ही नफ़रत थी, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और दूसरा दादी उसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही थी इसी चीज़ के लिए, तो अनाया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वो दादी से कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप खड़ी होती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। जो दादी होती हैं वो भी अनाया को जाते हुए देखती हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि दादी जानती थी कि अनाया काफ़ी गुस्से में है और उसके गुस्से की वजह को भी वो बहुत अच्छे से जानती थी, तो वो भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रज्ञा को। चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब ऑफिस की छुट्टी होती है, जो प्रज्ञा होती है वो ऑफिस से निकलती है और अपने घर आती है। वो रूम में आती है जहाँ पे वो रहती थी अपनी एक फ्रेंड के साथ। तो वो उस रूम में आती है, अपने पर्स को बेड पे फेंकती है और रूम में इधर उधर घूम रही होती है। जो प्रज्ञा होती है वो काफ़ी टेंशन में थी, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो रूम में गोल 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 घूम रही होती है। तभी जो नैना होती है वो भी रूम में आती है। एक्चुअली जब प्रज्ञा रूम में आई होती है ना, तो नैना वॉशरूम में थी। वो तैयार हो रही होती है होटल जाने के लिए, क्योंकि आज उसकी नाइट शिफ्ट होती है, तो उसे थोड़ी देर में निकलना होता है। हालांकि उसके जाने में अभी टाइम था, क्योंकि अभी शाम के 4 ही बज रहे होते हैं, लेकिन उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था जिसकी वजह से आज उसे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा था। जो नैना होती है वो जैसे ही वॉशरूम से रूम में आती है तो वो प्रज्ञा को रूम में गोल गोल घूमते हुए देखती है। तो जो नैना होती है वो प्रज्ञा से कहती है, क्या हो गया प्रज्ञा, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? जो नैना होती है वो प्रज्ञा के पास जाती है, प्रज्ञा को पकड़ती है और उसे रोकते हुए कहती है, रुक मेरी माँ, क्या हो गया है? क्या हो गया, ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हारी बॉस भी खड़ूस है क्या? क्या उसने तुम्हें जॉब से निकाल दिया जो इतना टेंशन में घूम रही हो?
तभी जो प्रज्ञा होती है वो टेंशन में नैना से कहती है, मत पूछ यार, मत पूछ। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। काश उसने मुझे जॉब से निकाल दिया होता। यही तो प्रॉब्लम है कि उसने मुझे जॉब से नहीं निकाला, उल्टा मुझे प्रमोशन दे दिया। तभी जो नैना होती है वो थोड़ा कंफ्यूज, तो वो उसी कंफ्यूजन में प्रज्ञा से कहती है, तेरा प्रमोशन हो गया तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है ना, चल ना पार्टी करते हैं। सच में यार प्रज्ञा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू दुनिया की पहली इंसान है जो प्रमोशन होने पर मातम मना रही है। मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि तेरा प्रमोशन हो गया है। और वैसे भी अब तो तेरी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो तू अंकल का अच्छे से इलाज करवा पाएगी। और तुझे तो पता है ना तुझे पैसों की कितनी नीड रहती है, तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना टेंशन क्यों ले रही है? जब प्रज्ञा नैना की ये सब बातें सुनती है ना, तो जो प्रज्ञा होती है वो नैना को सारी बात बताती है। उसे बताती है कि तुम्हारी बॉस और मेरी बॉस एक ही इंसान है। और जो होटल में हुआ होता है ना, वो सारी बात भी जो प्रज्ञा होती है वो नैना को बताती है। उसके बाद वो भी बताती है जो ऑफिस में हुआ होता है। जब नैना ये बात सुनती है ना, तो वो अपने सर पे हाथ रखती है और वहीं पे बैठ जाती है। तू सही टेंशन ले रही है बहन, कंटिन्यू। बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है ना, तेरी सिचुएशन बिल्कुल वही है। मुझे तो लगता है कि मैम ने तेरा प्रमोशन इसीलिए किया है ताकि वो अपने हाथों से तेरा पोस्टमार्टम कर सके। और वैसे भी मैंने सुना है यार, हमारी जो नई बॉस है ना, बहुत खड़ूस है, बहुत इगोइस्टिक है। और ये सब तो फिर भी ठीक है, इन सब को तो साइड रख। और तुझे पता है वो एक नंबर की लस्टी है। मतलब यार, लड़कों में भी इतनी हवस नहीं होती जितनी उस औरत में है। मतलब हर रोज़ उसे कोई नई लड़की चाहिए होती है अपने बेड पे। और तुझे पता है उसकी हर सेक्रेटरी के साथ उसका चक्कर चलता रहता है। मुझे तो तेरे बारे में सोचकर डर लग रहा है यार। अब तो तू उसकी सेक्रेटरी बनने वाली है, कहीं वो तेरे साथ भी। जैसे ही नैना ये बात बोलती है ना, चुप, जो हमारी बेचारी प्रज्ञा होती है ना वो डर जाती है और कहती है कि क्या क्या बात क्या बोल रही है तू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तू मेरे बारे में अच्छे से जानती है नैना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हाँ बहन, मैं तेरे पे कहाँ शक कर रही हूँ, मैं तेरे बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैं बॉस के बारे में भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से सुन रखा है कि बॉस ऐसी हैं। और वैसे भी होटल रूम में जो तेरे साथ हुआ है उस बात से तू डिनाई नहीं कर सकती। सोच, सोच मेरी बहन, सोच। अगर कभी बॉस की नीयत तेरे पे खराब हो गई तो तू क्या करेगी? जो नैना होती है ना, वो ऐसी प्रज्ञा को डरा रही होती है। और हमारी बेचारी भोली भाली इनोसेंट सी प्रज्ञा, वो भी नैना की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। वो तो पहले से ही अनाया से डरती थी। उसे तो पहले ही समझ नहीं आ रहा था कि वो कल अनाया के सामने कैसे जाएगी। और नैना की ये सब बातें सुनकर प्रज्ञा की तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी जो प्रज्ञा होती है वो नैना से कहती है कि नैना, अब मैं क्या करूं? तभी जो नैना होती है वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो तुझे बॉस के सामने जाना ही होगा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तू तो जॉब भी नहीं छोड़ सकती अपनी मर्जी से, क्योंकि अगर तूने ऐसा करना भी चाहा तो भी वो खड़ूस तुझे ऐसा करने नहीं देगी। क्योंकि अगर तुझे जॉब से निकालना ही होता तो वो खुद अपने हाथों से तुझे उस जॉब से फायर कर देती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मतलब ये सब तुझसे बदला लेने के लिए कर रही है, ये बात तो क्लियर है। तू बस इतना ही कर सकती है कि हमेशा उससे 2 कदम की दूरी बना के रखना। कभी भी उस 2 कदम की दूरी को कम मत होने देना। जो प्रज्ञा होती है वो नैना की सारी बातें सुन रही होती है।
तभी जो नैना होती है उसके फ़ोन पे कॉल आने लगता है। जो नैना होती है वो उस कॉल को उठाती है, थोड़ी देर बात करती है, उसके बाद प्रज्ञा से कहती है कि ठीक है प्रज्ञा, अब मुझे जाना होगा। एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है, तू अपना ध्यान रखियो। तभी जो प्रज्ञा होती है वो बोलती है कि ठीक है, तू चली जा, मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ पापा से मिलने के लिए। इतना बोलकर जो नैना होती है वो होटल के लिए निकल जाती है और जो प्रज्ञा होती है वो भी उसके थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल निकल जाती है अपने पापा से मिलने के लिए। जो प्रज्ञा होती है वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक रिश्ता ऐसा भी।